हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी, इनसे हम क्या समझते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा दो चीज़ लिखी हुई हैं, एक तो लो ग्रेड एनर्जी है, एक हाई ग्रेड एनर्जी है। देखिए, लो ग्रेड एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिसमें आपका थ्योरेटिकल कंस्टेंट हो, जिसको आप पूरी तरह से मैकेनिकल एनर्जी या दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हीट की यदि हम बात करें तो हीट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि आप देखें तो हम लॉसेस वगैरह को इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या एक थ्योरेटिकल कंस्टेंट है जो कि क्या कहता है कि आप पूरी हीट को वर्क में चेंज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अ पार्ट ऑफ हीट हैज़ टू बी रिजेक्टेड इनटू द सिंक, है ना। यदि आपको हीट को वर्क में चेंज करना है तो कुछ ना कुछ पार्ट आपको कहाँ पे सिंक में रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हीट का एक कुछ पार्ट ही आप वर्क में चेंज कर सकते हो, सारी हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है वो कहलाती है लो ग्रेड एनर्जी, जिनको आप दूसरे एनर्जी की फॉर्म में पूरी तरह से चेंज नहीं कर सको। ठीक है, या हम इसको दूसरे एनर्जी के फॉर्म को सॉफ्ट वर्क में चेंज नहीं कर सके या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर सके। ठीक है, तो हीट जो होती है वो आपका एग्जाम्पल है लो ग्रेड एनर्जी का। अब स्पेसिफिकली हम बात कर सकते हैं थर्मल एनर्जी के टर्म्स में इस हीट का, और जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेसिकली वो भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो दैट एनर्जी दैट हीट विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एज अ होल। मतलब उसको आप पूरी तरह से वर्क में चेंज नहीं कर सकते हो, उसका एक पार्ट ही वर्क में चेंज कर सकते हो, बाकी आपको हीट सिंक में रिजेक्ट करना पड़ेगा। और सिंक की यहाँ पे मतलब है एटमॉस्फेयर। ठीक है, जनरली एटमॉस्फेयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंक, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो व्हीकल्स वगैरह हैं या ये जिसमें हीट आपका वर्क में चेंज होता है तो उसमें आप हीट कहाँ रिजेक्ट कराते हो? सिंक में रिजेक्ट कराते हो। तो हीट एक लो ग्रेड एनर्जी का एग्जाम्पल है ना। हीट कहीं से भी जनरेट हो रही हो, चाहे आपका वुड के बर्निंग से कंबशन से हीट जनरेट हो रही, कोल के कंबशन से हीट प्रोड्यूस हो रही हो, ऑयल के कंबशन से हीट प्रोड्यूस हो रही हो, तो दैट हीट विल बी कंसिडर्ड एज अ लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हीट किसी भी तरह का हीट हो, चाहे फिजन से प्रोड्यूस हो, फ्यूजन से प्रोड्यूस हो, ये आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिनोमेनाज होते हैं, वुड के कंबशन से प्रोड्यूस हो, ऑयल से प्रोड्यूस हो, ठीक है, गैस से प्रोड्यूस हो बर्निंग से, तो ये ऑल दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लो ग्रेड एनर्जी। अब हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी में वो एनर्जीज आते हैं जिसमें आपका कोई थ्योरेटिकल ऐसा कंस्टेंट नहीं कि आप उसको पूरी तरह से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल को आप इलेक्ट्रिकल में पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जब आप चेंज करते हो तो ऐसा कोई थ्योरेटिकल कंस्टेंट नहीं है कि आपको मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट कहीं रिजेक्ट करना पड़ेगा तभी आप मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन आपका जो काइनेटिक एनर्जी को आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है तो आप थ्योरेटिकली पूरा चेंज कर सकते हो। जैसे जो जेट होते हैं, है ना, जो वाटर का जेट होता है, वाटर का जेट जब प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो जेट की काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से कहाँ पे ट्रांसमिट हो गई? प्लेट पे ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, तो इवन आपका मसल पावर की एनर्जी होती है, जो आप किसी को हाथ से किसी मशीन को चला रहे हैं तो जो भी आपकी मसल पावर है वो सारी एनर्जी कहाँ मशीन में ट्रांसमिट हो जाती है। मतलब यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल कंस्टेंट ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये हम अवेलेबल एनर्जी के बारे में बात करें तो अवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि आपका अवेलेबल होती है फॉर कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, वो एनर्जी जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका एक पार्ट ही किस में चेंज हो सकता है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो जो पार्ट मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सकता है
उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो टोटल हीट होती है उसका एक पार्ट ही मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होने के लिए अवेलेबल होता है, और उसका एक पार्ट कहाँ पे आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, सिंक में रिजेक्ट करना पड़ता है। तो हीट रिजेक्टेड टू सिंक, ये आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द कंपल्सन, दिस इज द कंस्टेंट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हीट हम रिजेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम अनअवेलेबल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, अनअवेलेबल एनर्जी। मतलब ये पार्ट है, इसी को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने 10 किलो जूल हीट सप्लाई किया, उसको मेरे को वर्क में चेंज करना है, तो उसमें हो सकता है कि 2 किलो जूल तो आपको एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कराना ही पड़ेगा। इसका मतलब वो 2 किलो जूल क्या होगा, अनअवेलेबल एनर्जी होगा। जो 8 किलो जूल है उस 8 किलो जूल को ही आप किस में चेंज कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो, और वो कहलाएगा अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो अवेलेबल और अनअवेलेबल के दो और नाम होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सर्जी और एनर्जी। अभी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल एनर्जी है, इस अवेलेबल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्जी बोलते हैं। अनअवेलेबल एनर्जी होती है, जो अनअवेलेबल एनर्जी कौन सी होती है, जो हम सिंक में रिजेक्ट करते हैं, तो उस अनअवेलेबल एनर्जी को हम एनर्जी भी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होती है या टोटल हीट ट्रांसफ़र होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी एक्सर्जी प्लस एनर्जी। ना स्पेलिंग का चेंज है, बाकी कोई प्रोनाउंशिएट भी उसी तरह से एक तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझने वाली चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है ना, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी हीट, उससे आप हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इस हीट को किस में चेंज कर सकते हो, वर्क में चेंज कर सकते हो। और कुछ हीट आप कहाँ पर रिजेक्ट करा सकते हो, सिंक में रिजेक्ट करा सकते हो। और जनरली एटमॉस्फेयर आप क्या क्या कंसीडर किया जाता है, सिंक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आप हीट क्या कराते हो, रिजेक्ट कराते हो। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वो सोर्स होगा वो हीट रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जैसे ही वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ इन्वायरमेंट से इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। इन्वायरमेंट से इक्विलिब्रियम अटेंड करने का मतलब उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के इक्वल हो जाएगा, उसका प्रेशर इन्वायरमेंट के इक्वल हो जाएगा, और सारी प्रॉपर्टीज एक तरह से इन्वायरमेंट के इक्वल हो जाएंगी। तो इस केस को हम बोलते हैं डेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, डेड स्टेट। और इस केस में आपका कोई भी हीट और वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है। डेड स्टेट का मतलब जब आपका सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विथ एनवायरनमेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम विथ एनवायरनमेंट। और इस केस में नो हीट इंटरेक्शन और नो वर्क इंटरेक्शन, कोई वर्क इंटरेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको टीएस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आपने पढ़ रखा है किस तरह से इंजन ऑपरेट होता है। एक सोर्स होता है हाई टेम्परेचर वाला, इसको नाम टेम्परेचर मान लेते हैं टी, और यहाँ पे एक इंजन लगा हुआ है, ये यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से जो हीट आ रहा है वो क्यू आ रहा है, और इस क्यू को वो किस में चेंज कर रहा है, इसमें डब्लू मिल रहा होगा आपको, डब्लू मैक्स लिख देते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम का केस को कंसीडर करना है। और यहाँ पे ये कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा होगा सिंक में, और सिंक का टेम्परेचर मान लेते हैं T0। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यदि मैं टीएस डायग्राम पे शो करूँ, इस साइकिल को मैं टीएस डायग्राम पे शो करूँ, तो ये मान के चलते हैं हम, जो हीट का आ रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, और यहाँ का भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये प्रोसेस है जहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये सोर्स का टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है। इस तरह से साइकिल ऑपरेट हो रही है। इसको नाम देते हैं 1 2 3 4।
ठीक है, इस तरह से हमने नाम दे दिया। तो इसमें आप देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ नीचे, तो इसका ये पूरा जो एरिया होता है यहाँ तक, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है कितना हीट का एडिशन हो रहा है ना, या कितना हीट हम सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे इसमें ये और ये वाला एरिया होता है, ये मैं इसको हैच कर दे रहा हूँ, इसकी हैचिंग कर दे रहा हूँ। तो यदि इसकी देखोगे आप, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कितना हीट आप सिंक में रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना, कितना हीट आप सिंक में रिजेक्ट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, और ये टोटल एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कितना हीट आपका एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा एरिया में से इसको माइनस कर दिया तो कितना बचा, ये वाला एरिया होता है। मतलब ये एरिया ही आपका अवेलेबल होता है किसके लिए, हीट को वर्क में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये एरिया क्या कहलाता है, ये यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी। अब ये मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है, इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस ये सिंक टेम्परेचर अपॉन सोर्स टेम्परेचर, तो T0 अपॉन T। ठीक है, और ये इफिशिएंसी किसके इक्वल भी होती है, ये इफिशिएंसी आपके बराबर होती है मैक्सिमम वर्क, कितना वर्क आपको मैक्सिमम मिल सकता है, अपॉन हीट सप्लाइड, अपॉन हीट सप्लाइड। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपका डब्ल्यू मैक्स, ये डब्ल्यू मैक्स आ जाएगा आपका Q1 माइनस T0 अपॉन T। ठीक है, ये आ गया आपका W, मतलब इतना मैक्सिमम वर्क आपको थियोरेटिकली मिल सकता है ना। मतलब इतना ही जो हीट आपने टोटल हीट सप्लाई की है उसका ये हिस्सा जो भी इसका आएगा 70% आता है, 80% आता है, दिस इज अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग टू वर्क। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम वर्क मिल सकता है, लेकिन इतना एग्जैक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ जो आपके डिसिपेटिव इफेक्ट्स होते हैं, इरिवर्सिबिलिटी होती है, उनकी वजह से लॉसेस हो जाते हैं। अगर देखें तो Q का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये W मैक्स आ जाएगा आपका Q माइनस Q अपॉन T इंटू T0। ठीक है, और Q अपॉन T बेसिकली क्या है, हीट अपॉन टेम्परेचर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एंट्रोपी। तो W मैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, W मैक्स आ गया आपका Q माइनस T0 ds, क्योंकि ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ds। और आप एक चीज़ समझ लीजिए कि WX का क्या मतलब है, WX का मतलब ये वाला एरिया करस्पॉन्डिंग टू दिस एरिया। तो यदि हम इस एरिया को निकालें तो ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये एरिया इक्वल होगा इसके Q माइनस T0 ds। आप ये मान देखो, यहाँ से सीधा समझ में आ गया, क्योंकि ये T0 ds क्या है, ये वाला एरिया है, ये कौन सा टेम्परेचर है, T0। ठीक है, और ये क्या है, ds, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये एरिया क्या है, T0 ds है, और ये पूरा एरिया क्या है, Q है। तो Q में से हम T0 ds माइनस कर दें तो आपको ये अवेलेबल वर्क मिल जाएगा या अवेलेबल एनर्जी मिल जाएगी।